हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि अमीबा जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। देखो, ऐसा है कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में। इनफैक्ट प्रीवियस सेशन में मैंने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी कवर कर लिए हैं। उसके भी पहले मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस कर ली है ना। तो कुल मिलाकर के आज हमें ये देखना है कि अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस होती है। तो चलिए आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत किससे होगी? तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के साथ जिसका नाम है अमीबा। आज हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देती हूँ, आपको उसे याद रखनी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, तो अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है बेटा? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है। अमीबा की बॉडी में ना बहुत सारे सेल्स नहीं होते हैं, उसकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है। एक अमीबा बना होता है केवल एक सेल से। एक अमीबा बना होता है केवल एक ही सेल से, उसकी बॉडी बनी होती है केवल एक ही सेल से। इसीलिए अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रहेगा? ठीक है। दूसरी बात कि अमीबा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मैम, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी में जो इसका इकलौता सेल है ना, वो कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। इसकी बॉडी में जो इकलौता सेल है वो कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। मैम, इस यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, एक ऐसा सेल जिसमें कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। आई रिपीट, एक ऐसा सेल जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। समझाती हूँ। देखो, मैंने आपसे बोला कि देखो बच्चों, ये क्या है? एक सेल। मैंने आपसे बोला कि देखो बच्चों, ये क्या है? एक सेल। तो आपने बोला यस मैम, हमको दिख रहा है कि ये क्या है? एक सेल। ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि ये देखो बच्चों, ये क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म। तो आपने भी बोला कि यस मैम, हमको सेल भी दिख रहा है और हमको सेल का साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है। लिख देती हूं मैं यहां पर, ये क्या है? सेल। ये क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म। अब मैंने आपसे बोला कि देखो बच्चों, ये क्या है? सेल का न्यूक्लियस। अब आप बोलोगे कि मैम एक मिनट रुक जाओ, हमें थोड़ा सा ध्यान से देखने दो। सेल तो दिख रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है, लेकिन मैम जो आप बोल रहे हो कि सेल का न्यूक्लियस हमको नहीं दिख रहा। तो मैंने आपसे बोला कि अरे यार ध्यान से देखो, बटन है क्या? आंखें ध्यान से देखो,
ये सेल है, उसका साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो आप मुझसे बोलोगे कि नहीं मैम, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमको सेल दिखाई दे रहा है, उसका साइटोप्लाज्म दिख रहा है, लेकिन सेल का न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। हाँ, न्यूक्लियर मटेरियल हमको दिख रहा है। ये जो आपने रेड रेड बनाया है, ये हमको दिख रहा है। ये बेटा रेड रेड क्या है, ये रेड रेड है न्यूक्लियर मटेरियल। ये क्या है लाल लाल, ये लाल लाल है न्यूक्लियर मटेरियल। तो आपने मुझसे बोला कि मैम सुनो, हमारी बात सुनो, प्लीज हमारी बात सुनो, कि हमको सेल दिख रहा है, हमको सेल का साइटोप्लाज्म दिख रहा है, और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल भी दिख रहा है लाल कलर का, लेकिन हमको अभी भी न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। क्या करें हम? रुक जाओ, बताती हूं मैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे अब बताओ कि क्या अब न्यूक्लियस दिखा, तो आप बोलोगे कि यस मैम, अब दिख रहा है न्यूक्लियस। कैसे दिख गया न्यूक्लियस? अब क्यों दिख गया न्यूक्लियस? पहले क्यों नहीं दिख रहा था? अब इसलिए दिख गया न्यूक्लियस क्योंकि अब मैंने न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवलप बना दी है। ये क्या है? ये है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली, न्यूक्लियस को कवर करने वाली, या न्यूक्लियस को एक डेफिनेशन देने वाली न्यूक्लियर एनवलप मैंने बना दी है। और जहां मैंने न्यूक्लियर एनवलप बनाई, वहां आपको न्यूक्लियस दिखाई देने लग गया। जब तक मैंने ये एनवलप नहीं बनाया था, जब तक मैंने न्यूक्लियर एनवलप नहीं बनाया था, जब तक मैंने न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला न्यूक्लियर एनवलप नहीं बनाया था, तब तक आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा था। और जहां मैंने न्यूक्लियर एनवलप बना डाला, झिंगा लाला हो गया। जहां मैंने न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला न्यूक्लियर एनवलप बना डाला, तो न्यूक्लियस को एक डेफिनेशन मिल गई। और इसी डेफिनेशन के कारण, भाई देखो, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला न्यूक्लियर एनवलप मैंने बनाया, तो न्यूक्लियस को एक डेफिनेशन मिल गई। और जहां न्यूक्लियस को एक डेफिनेशन मिली, न्यूक्लियस जो है ना, सुंदर सा दिखाई देने लग गया। तो इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब क्या? कि न्यूक्लियस को एक अच्छी सी डेफिनेशन मिली हुई है। और न्यूक्लियस को एक अच्छी सी डेफिनेशन कब मिलेगी? जब न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवलप होगी। अगर एनवलप नहीं तो कोई डेफिनेशन नहीं, और अगर डेफिनेशन नहीं तो न्यूक्लियस दिखेगा ही नहीं। तो एक ऐसा सेल, देखो अब इस सेल को देखो, अब ये एक ऐसा सेल बन चुका है जिसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अरे देखो ना, ये एक ऐसा सेल बन गया, ये वाला, ये एक ऐसा सेल बन चुका है जिसमें कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो ऐसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को कैरी करने वाले सेल को हम क्या बोलते हैं? एक यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ये क्या है बेटा? ये है एक यूकैरियोटिक सेल। मुझे नहीं पता कि आप 9th कहाँ से पढ़ के आए हो। अगर मुझसे पढ़ी है तो ये तो पता होगा आपको पहले से, लेकिन अगर मुझसे नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। अब मैं बता रही हूँ, मैं हमेशा बेसिक्स से ही चलती हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा मेरा ये वाला सेशन पहली बार देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो पहली बार में ही उसको A to Z सारी बातें समझ में आ जाए। ये ना हो कि मैम इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया, इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, उसका नहीं आया, सब कुछ समझ में आएगा। आई मेरी बात समझ में? तो अभी तक मैंने आपको अमीबा, हमारा प्यारा अमीबा, उसकी मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। पहली बात तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि उसकी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती है, 1000 सेल नहीं होते हैं, 1000 छोड़ो 2 भी नहीं होते हैं। एक अमीबा की बॉडी बनी होगी केवल एक सेल से, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा वो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि उसके बॉडी का जो सेल है ना, वो सेल कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल बोले तो एक ऐसा सेल जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना।
यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है बेटा? एक ऐसा सेल जिसमें कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवलप हो। अगर न्यूक्लियर एनवलप ही नहीं होगी तो काहे की डेफिनेशन न्यूक्लियस को, और अगर कोई डेफिनेशन नहीं तो न्यूक्लियस दिखेगा नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूं कि न्यूक्लियर एनवलप नहीं है तो न्यूक्लियर मटेरियल भी नहीं है ना। न्यूक्लियर मटेरियल तो होगा, वो तो होगा, लेकिन न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली एनवलप नहीं होगी। तो ये मत समझना कि न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, इसका मतलब क्या कि न्यूक्लियस ही नहीं है ना बेटा। न्यूक्लियर मटेरियल तो होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन जो एनवलप है, जो एक कवरिंग है न्यूक्लियस की, वो नहीं होती है। तो एक ऐसा सेल जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवलप होती है, उस सेल को हम बोलते हैं क्या? यूकैरियोटिक सेल। तो अगर आप अमीबा से जाकर के पूछोगे कि अमीबा अमीबा क्या तुम्हारे सेल में न्यूक्लियस है, तो अमीबा बोलेगा हाँ है। क्यों है? क्योंकि वो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसकी बॉडी का जो एक सेल है वो कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। उस यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस अच्छा खासा क्लियरली दिखाई देगा, डिफाइंड न्यूक्लियस दिखेगा क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप होगी। आई बात समझ में? चलो, ये दो बातें आपको समझ में आई। अब तीसरी बात कि ये क्या है? ये एक प्रोटोजोअन है। ये क्या है बेटा? ये है एक प्रोटोजोअन। चौथी बात कि ये है माइक्रोस्कोपिक। अरे बेटा एक ही सेल का तो बना है, जान लोगे क्या बच्चे की? जो अमीबा है ना वो केवल एक ही सेल का बना होता है, तो बच्चे की जान लोगे क्या? माइक्रोस्कोपिक तो उसको होना ही है। एक ही सेल का बना हुआ है अमीबा, तो अमीबा बहुत चिन्नू सा होगा, बहुत छोटू सा होगा, वेरी टाइनी। आई बात समझ में? क्योंकि उसकी बॉडी केवल एक ही सेल की बनी है। तो एक सेल से तुम क्या उम्मीद करोगे यार? एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म से आप क्या ही उम्मीद करोगे कि वो हाथी जितना बड़ा होगा क्या? ना, बहुत छोटू सा होता है। कितना छोटू? तो माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोप से ही दिख पाता है, नेकेड आईज से नहीं दिखेगा। अगर आप ऐसे अपने आंखों से अमीबा ढूंढने की कोशिश करोगे, अगर आप अपनी आंखों से, ये सुंदर आंखों से अमीबा को ढूंढने की कोशिश करोगे, ना दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा सा है, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेगा। अब इसके बाद में पांचवी बात क्या कि इसका हम थोड़ा सा एड्रेस पता करते हैं कि ये कहां पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा बेटा? तो ये पाया जाता है, पांचवी बात, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में, एकदम साफ पानी में। देखो एक्वेटिक तो होता ही है ना, ये क्या है? ये एक एक्वेटिक प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोअन मैंने आपको बताया कि ये क्या है? एक प्रोटोजोअन है। साथ में ये भी वर्ड याद रख लो, क्या? एक्वेटिक प्रोटोजोअन, कि ये पानी में मिलने वाला क्या है? प्रोटोजोअन है। अब इससे बोलेंगे कि कौन सा पानी? मरीन पानी या फ्रेश पानी? तो वो बोलेगा फ्रेश पानी। तो ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन है। ठीक है? फ्रेश वाटर मतलब क्या? जहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो। सॉल्ट का, बच्चे 10th में आ जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि भाई मरीन वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर क्या होता है। देखो बेटा, जो समुद्र का पानी है ना, उसको हम बोलते हैं मरीन वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। भाई समुद्र के पानी से ही तो हम कहते हैं ना कि समुद्र का पानी बहुत खारा है, उसमें बहुत नमक है। तो समुद्र के पानी में जो नमक होता है, जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट होता है, उसी को तो हम क्या करते हैं? पानी से अलग करते हैं, और उसी नमक को हम क्या करते हैं? खाते हैं। तो हम जो नमक खाते हैं वो कहाँ से आ रहा है? हम जो सॉल्ट खाते हैं वो कहाँ से आ रहा है? वो समुद्र के पानी से ही आ रहा है। तो मतलब क्या? समुद्र के पानी में बहुत सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऐसे हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले पानी को हम क्या बोलते हैं? मरीन वाटर। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? नदी के पानी की, किसी तालाब के पानी की, है ना, तो नदी का पानी और तालाब का पानी, ये कैसे होते हैं पानी? फ्रेश वाटर होते हैं। मतलब कि इनमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होता है। तो मरीन वाटर मतलब क्या? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा। फ्रेश वाटर मतलब क्या? कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन
बहुत कम, है ना। तो यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वेरी लो, वेरी लो। अब समझ में आई बात कि नहीं आई? इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे सेशन में अगर कोई पहली बार आया है तो उसको हर एक वर्ड का मतलब पता चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई वर्ड छूट गया कि अरे यार इसका मतलब तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, ये एक फ्रेश, मतलब ये एक एक्वेटिक प्रोटोजोआन है, वो तो हमको पता है। साफ मतलब क्या बोलेंगे उसको, फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, है ना। फ्रेश वाटर मतलब क्या, नदी का पानी, तालाब का पानी, है ना। तो अगर आप इससे पूछोगे कि भाई तुम कहाँ पाए जाते हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो अमीबा बड़े ही स्टाइल से बोलता है कि मैं आपको किसी नदी के पानी के अंदर मिल जाऊंगा, किसी तालाब के पानी के अंदर मिल जाऊंगा, या नदी और तालाब के पानी में जो डूबे हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर मैं आपको मिल जाऊंगा। आप पूछोगे कि मैम इनसे पूछना क्यों पड़ रहा है कि अमीबा तुम कहाँ पाए जाते हो, दिखते नहीं है क्या? हम खुद देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अभी तो बताया था कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटू से होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, टीनी मीनी, तो दिखते नहीं ना नेकेड आइज से। माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब पानी में लेकर के जाओगे क्या माइक्रोस्कोप? इससे अच्छा पूछ लो कि अमीबा तुम कहाँ पाए जाते हो, तो अमीबा बोलेगा कि भाई मैं तो एक एक्वेटिक प्रोटोजोवन हूँ, मैं मिलता हूँ फ्रेश वाटर में, यानी कि तालाब के पानी में या नदी के पानी में। या तो तालाब के पानी में पाया जाऊंगा या नदी के पानी में पाया जाऊंगा, या नदी या तालाब के पानी के अंदर जो डूबे हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके ऊपर मैं आपको बैठा मिलूंगा। ठीक है, मान लिया। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नॉट सीन विद नेकेड आइज, ठीक है। It normally occurs in water which has a lot of vegetation, decaying organic matter and bacteria. अब देखो प्रेफरेंस देखो, अमीबा जो ना बहुत ही नकचड़ा सा होता है कि मैं तो पानी में मिलूंगा, ऐसे हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई दूंगा, है ना। कि आप सोचो कि जो अमीबा है ना वो ऐसे हवा में उड़ रहा है या सड़क के किनारे ऐसे बैठा हुआ है आपको देख रहा है, ऐसा नहीं होता। अमीबा सिर्फ पानी में ही मिलेगा, एक्वेटिक प्रोटोजोवन है। पानी में भी उसकी पसंद है कि ना मरीन वाटर नहीं, फ्रेश वाटर, डिस्टिल वाटर, है ना, मिनरल वाटर, फ्रेश वाटर में मिलेगा। तो कभी ये मत सोचना कि अमीबा ऐसे हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा या ज़मीन पे जो है ना बैठा हुआ मिलेगा, ऐसे आपको देखेगा, आप उसे देखोगे 1 to 1, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा पानी में मिलेगा, एक्वेटिक प्रोटोजोवन है। पानी में भी उसकी चॉइस चलती है कि फ्रेश वाटर या मरीन। उसने बोला मैं तो फ्रेश वाटर में मिलूंगा, नदी के पानी में, स्ट्रीम के पानी में या तालाब के पानी में। इसके अलावा पानी भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बहुत सारी क्या हो, वेजिटेशन हो, एक्वेटिक प्लांट्स हो, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो, बैक्टीरिया हो। समझ रहे हो तुम लोग कि अमीबा की पसंद क्या है? अमीबा को चाहिए है फ्रेश वाटर, अमीबा को चाहिए है फ्रेश वाटर, लेकिन उस फ्रेश वाटर में भी क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी वेजिटेशन होनी चाहिए, एक्वेटिक प्लांट्स होने चाहिए, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, बैक्टीरिया होने चाहिए। मैम क्यों? अमीबा को दोस्ती करनी है क्या इन सब से, जो उसको अपने फ्रेश वाटर में ये सब चाहिए, इतनी डिमांड्स, इतना नकचड़ा? अरे बेटा सब कुछ खाने के लिए हो रहा है, पेट भरना है अमीबा को, इसीलिए जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा नकचड़ा सा बना हुआ है कि नहीं, फ्रेश वाटर में भी मुझे वेजिटेशन चाहिए है, बैक्टीरिया चाहिए है, ऑर्गेनिक डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। कैसे? सुनो, अभी सुनो, आगे पढ़ो। द एनिमल हैज नो माउथ और अ फिक्स्ड प्लेस फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? खाने को बॉडी के अंदर लेना, है ना। खाने को, जैसे कि मेरे पास चिप्स है तो चिप्स को मैंने क्या करा, अपने मुंह में डाल लिया, दैट इज इंजेशन। तो खाने को बॉडी के अंदर लेना, उसे हम बोलते हैं क्या, इंजेशन। तो इंजेशन के लिए यानी कि खाना मुंह में डालने के लिए पहली बात तो इनके पास मुंह ही नहीं होता है, नो माउथ, नो माउथ। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, माउथ नहीं है खाने को डालने के लिए, इंजेक्शन के लिए बॉडी के अंदर, तो कोई फिक्स जगह होगी जहाँ से हम, मतलब जहाँ से अमीबा क्या करता होगा, खाना लेता होगा ना, कोई फिक्स जगह भी नहीं है भाई। वही वाली बात है ना कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में केवल एक ही सेल है, तो एक सेल की क्या जान लोगे क्या तुम लोग? कोई माउथ नहीं होता है, कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती है कि यहीं से क्या होगा, अमीबा अपनी बॉडी में खाना लेगा। तो इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन मतलब क्या, बॉडी के अंदर खाना लेना।
तो इंजेक्शन के लिए अमीबा के पास कोई माउथ नहीं है, कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि उसकी बॉडी, अमीबा की बॉडी ऐसी होती है तो यहीं से खाना अंदर आएगा, ऐसा नहीं होता। ये यहीं से खाना अंदर आएगा, ऐसा नहीं होता। कोई फिक्स जगह नहीं है, कोई माउथ नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में तो फिक्स जगह है ना, माउथ, हम खाना यहीं से लेते हैं। नाक से लेते हैं क्या खाना? आँख से लेते हैं क्या? कान से लेते हैं क्या कि आज हमने शरबत पिया है, कान से पिया है? नहीं ना, फिक्स पोजिशन है हमारी बॉडी में खाने को अंदर लेने की, दैट इज माउथ। इसी से हम खाना अंदर लेते हैं और निकालते कहाँ से हैं? पॉटी कहाँ से करते हैं? एनस से। इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, कोई माउथ नहीं, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है इंजेक्शन के लिए। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। अमीबा खुद क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। अमीबा खुद क्या है बेटा? माइक्रोस्कोपिक है ना। तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही तो खाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम गए हो नदी के पानी में स्विमिंग करने के लिए और अमीबा ने तुमको देख लिया और जब उसने तुमको देखा तो तुम उसको बहुत ही टेस्टी लगे तो आया अमीबा और तुमको पकड़ करके खा गया। नहीं यार, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किसी हाथी को तो नहीं खाएगा ना। एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही तो खाएगा। कौन? तो अदर प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया, डिकेइंग फूड पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो कि पानी में तैरते रहते हैं। अब समझ में आया कि अमीबा को उसकी इतनी डिमांड क्यों है कि मैं जिस फ्रेश वाटर में रहूंगा, उस फ्रेश वाटर में बहुत सारी वेजिटेशन होनी चाहिए, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, बैक्टीरिया होने चाहिए। अरे क्योंकि उसको वही सब खाना है। अमीबा को बैक्टीरिया ही ठूसना है। अमीबा को जो डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है वही ठूसना है। अमीबा को दूसरे प्रोटोजोअन्स खाने हैं। अमीबा को वो छोटे छोटे से प्लांट्स खाने हैं जो कि ऐसे पानी में तैरते रहते हैं ना। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स खाने, अमीबा को माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स खाने जो कि ऐसे ही पानी में तैरते रहते हैं। अब आई मेरी बात समझ में कि क्यों अमीबा इतना वो है, डिमांडिंग है कि मैं तो पाया जाऊंगा फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में होना चाहिए बहुत सारा वेजिटेशन, बहुत सारा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया, क्योंकि अमीबा को खाना ही वही है। अमीबा को बैक्टीरिया खाना है, अमीबा को बाकी माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन्स खाने हैं, है ना। अमीबा को क्या खाना है? तो माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन्स खाने हैं, दूसरे माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन्स। बैक्टीरिया खाना है, डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स खाने हैं, छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स खाने जो कि ऐसे ही तैरते रहते हैं, मतलब बेसिकली वेजिटेशन खाना है। ठीक है। द मोड ऑफ इट्स न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? प्रीवियस सेशन में मैंने पूरा अच्छे से समझाया था। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक, रुको यहाँ पे, हेटेरोट्रॉफिक मोड का क्या है? एक टाइप है। आई बात समझ में? प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था कि होलोजोइक का मतलब क्या होता है। होलोजोइक में जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो सॉलिड फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है और बॉडी के अंदर लेने के बाद ही उस फूड का डाइजेशन होता है। हमारे जो सैप्रोफाइट्स हैं, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं? जाके बैठ जाएंगे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर और जा करके उल्टी कर देते हैं। उल्टी करने का मतलब क्या है कि जो हमारे सैप्रोफाइट्स है ना, देखो बेटा मैं आपको सैप्रोफाइट्स की कहानी बता रही हूँ। हमारे सैप्रोफाइट्स यानी कि हमारे बैक्टीरिया और फंजाई, ये क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जाकर के ऐसे बैठ जाते हैं और बैठ करके वैक करके उल्टी करते हैं। उल्टी मतलब क्या? कि अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकाल देते हैं। यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, और जब सिंपल ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है फिर उस सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब क्या? कि उनको अपनी बॉडी में ना
डाइजेशन करवाना पसंद ही नहीं है, वो क्या करते हैं, वैक करके उल्टी करके सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकाल देते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी के बाहर आकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को तोड़ते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और जब सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, उन सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। आई बात समझ में? ये होता है क्या, सेप्रोफाइट्स का तरीका ठूसने का। लेकिन होलोजोइक में क्या होता है, भाई हम भी तो खाना कैसे खाते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमारे सामने बर्गर आता है तो क्या हम उस पर पहले उल्टी करके सारे अपने डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स बाहर निकाल देते हैं क्या? सामने अगर बर्गर आया, पिज्जा आया, तो हम क्या करते हैं, उसको मुंह में उठा करके खाएंगे ना, उसको उठाएंगे, मुंह में रखेंगे, मुंह से कहां जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जा करके उस पिज्जा या बर्गर का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ऐसा तो नहीं है कि सामने पिज्जा रखा हुआ है और आपने क्या करा, वैक करके उल्टी कर दी और सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकाल दिए पिज्जा के ऊपर। अब वो जो एंजाइम्स हैं वो आपकी बॉडी के बाहर आकर के पिज्जा को डाइजेस्ट कर रहे हैं, और जब पिज्जा डाइजेस्ट हो जाएगा सिंपल सब्सटेंसेस में, इसके बाद में हम उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। पिज्जा उठाएंगे, मुंह में रखेंगे, वो पिज्जा जो है इसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहां पे जाकर के होगा क्या, डाइजेशन। तो होलोजोइक में यही होता है कि खाने को बॉडी के अंदर लिया जाता है और अंदर लेने के बाद उसका डाइजेशन होता है, और जो बचता है वो पॉटी के रास्ते से, मतलब पॉटी के थ्रू बाहर निकल आता है। इसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा भी ऐसा ही होता है, बैक्टीरिया और फंगस की तरह नहीं कि उल्टी कर दी और सारे एंजाइम्स बाहर निकाल दी, ऐसा नहीं। अमीबा भी कायदे से अपनी बॉडी के अंदर लेता है फूड, और बॉडी के अंदर फूड लेने के बाद फूड का क्या करता है, डाइजेशन करता है। ये नहीं कि सब कुछ बॉडी के बाहर हो रहा है और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको फिर अब्सॉर्ब करना रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। डाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या है, एक टाइप है। ओके। और जो प्रोसेस होती है फूड को ऑब्टेन करने की, उसे हम बोलते हैं क्या, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रिशन का मोड क्या है, न्यूट्रिशन का मोड है होलोजोइक, और जो प्रोसेस पूरी हो रही है, जो अभी हमें पढ़ना है, न्यूट्रिशन को आप बोल सकते हो कि मतलब फूड को ऑब्टेन करने की, उसे हम बोलते हैं क्या, फेगोसाइटोसिस। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको अमीबा के बारे में याद करने ही होंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बात, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बॉडी में केवल एक ही सेल होता है, और वो सेल भी कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, मतलब कि सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवेलप होती है ना, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है सेल में, इसीलिए सेल कैसा होता है, यूकैरियोटिक, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म भी कैसा बना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बन गया। इसके अलावा ये एक प्रोटोजोवन है, पानी में मिलेगा, यानी कि एक्वेटिक प्रोटोजोवन है। पानी में भी इसके नखरे कम नहीं होते हैं, कि ये नहीं कि मरीन वाटर में मिल जाए, समुद्र के पानी में मिल जाए ना, फ्रेश वाटर। तो ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, एक्वेटिक प्रोटोजोवन है, और फ्रेश वाटर में ही मिलेगा। फ्रेश वाटर मतलब कि जहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, नदी के पानी में, तालाब के पानी में, स्ट्रीम के पानी में। और फ्रेश वाटर में भी इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि भाई फ्रेश वाटर भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें बहुत सारी वेजिटेशन हो, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो, बैक्टीरिया हो। क्यों? क्योंकि जो अमीबा है ना, उसको खाना ही वही सब है। उसको माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन्स खाने हैं, उसको बैक्टीरिया खाना है, उसको डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड खाना है। अरे जो अपना अमीबा है उसको क्या क्या खाना है, अमीबा को खाना है माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन्स, अमीबा को खाना है दूसरे माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन्स, इसके अलावा डिकेइंग फूड मटेरियल्स, इसके अलावा जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में ऐसे तैरते रहते हैं, वो खाने हैं, बैक्टीरिया भी खाना है। तो जो खाना है ना, जो खाना है वही उसकी डिमांड है कि भाई मुझे ये खाना है ना, तो यही सब चीज़ें पानी में होनी चाहिए और बहुत सारी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस एक हफ्ते का काम चला, इसके बाद में पानी में कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर तो वो भी मर जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक है,
और ये अपना जो फूड ऑब्टेन करता है उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। आई होप इतनी बात आपके पल्ले पड़ी होगी और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक भी पॉइंट इसमें से भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आई बात समझ में? तो एक काम करो ना, इसका सुंदर सा स्क्रीनशॉट तुम लोग एक ले ही लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। तो तुम लोग इस स्लाइड का एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन से थोड़ी सी बाहर। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस सुंदर सी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। कहाँ आगे बढ़े? चलो, अब जो अमीबा का जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं बेटा। अमीबा की जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ना, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स, जरा नाम देख लेते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन और इजेशन में फर्क होता है। इंजेशन मतलब कि लेना और इजेशन मतलब कि बाहर निकालना, ठीक है ना। तो इंजेशन एंड इजेशन 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, उनको एक मत कर देना। तो कुल मिलाकर के जो हमारा प्यारा अमीबा है उसके न्यूट्रिशन की प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं, ये वाले: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है ना। तो मैम क्या करेंगे? अरे अब एक एक करके इन सारे स्टेप्स को हम पढ़ेंगे, तभी तो बातें आगे की समझ में आएंगी ना। चलो, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये हो गया अमीबा का लंच टाइम। तो अमीबा का लंच टाइम जब होता है तो फिर अमीबा क्या करता है, अब हमें वही चीज़ें पढ़नी है। पढ़े? चलो, शुरुआत हम करते हैं किसके साथ? पहली स्टेप के साथ, जो कि है क्या? इंजेशन। पहली स्टेप कौन सी? देखो, स्टेप्स का नाम तो आपको याद रखना ही है, जो स्टेप्स का सीक्वेंस है वो भी आपको याद रखना है। ये नहीं कि पहले लिख दिया इजेशन, कि पहले निकाल दिया, फिर खा लिया, फिर असिमिलेट कर लिया, फिर डाइजेस्ट कर लिया, फिर अब्जॉर्ब कर लिया, ऐसे नहीं होता। सारे स्टेप्स के नाम याद रखो और स्टेप्स का सीक्वेंस भी याद रखो। जैसे जैसे हम स्टेप्स पढ़ते जाएंगे तो अपने आप आपको सीक्वेंस भी याद होता जाएगा। तो घबराना मत कि मैम कैसे याद कर रखेंगे। अरे बता रही हूँ ना मैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सारे स्टेप्स सीखते जाएंगे कि कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, उसके बाद में आपको स्टेप्स का सीक्वेंस भी समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। तो भाई देखो, खाने का आप बोल सकते हो कि जो प्रक्रिया है वो शुरू करनी है, तो शुरुआत कहाँ से होगी? फूड को अंदर लेने से ही तो होगी ना। और वैसे ही मैंने आपको बता दिया है कि अमीबा में न्यूट्रिशन का मोड कौन सा होता है? होलोजोइक। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले अमीबा क्या करेगा? खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेगा। खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन टेकिंग ऑफ फूड। खाने को अंदर लेना। अंदर कहाँ है? अंदर कहाँ लोगे? बॉडी के अंदर ही तो लोगे ना। तो इट इन्वॉल्व्स इन टेकिंग ऑफ फूड। Amoeba engulfs the microscopic food particle by forming pseudopodia around it. The pseudopodia are temporary processes. पढ़ लो, अभी करती हूँ explain. The pseudopodia are temporary processes which help in the locomotion and food capture. The food particle gets surrounded by encircling pseudopodia which touch each other by their tips. At this moment, the membrane closer to the food particle gets dissolved and the food is captured along with a few lysosomes जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं in the cell in the form of a bag called food vacuole. Further, the process takes place inside the food vacuole. The process of ingestion is also known as phagocytosis. मैम ये क्या हो रहा है? बताती हूँ मैं, रुको इधर, थोड़ी सी मेरे को जगह चाहिए। इतनी जगह, चलो ठीक है,
सह लेंगे। देखो बेटा, ये है क्या? अपना प्यारा अमीबा। मैम ये कैसा आपने शेप बनाया है? कोई बात नहीं, ये ले लो। मैम ये भी आपने कैसा शेप बनाया है? कोई बात नहीं, ये ले लो। मैम ये आप कर क्या रहे हो? बेटा ये अमीबा है, इसका कोई शेप नहीं होता है ना, फिक्स शेप नहीं होता, ये ऐसे ही होता है, ऐसे, ठीक है ना, मस्त मौजी। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या बनाया है? एक अमीबा बनाया है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया है? कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में केवल एक ही सेल होगा। तो ये क्या है? इसकी बॉडी है और बॉडी का केवल यही एक सेल है और कोई सेल नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? अमीबा है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी बॉडी में केवल एक ही सेल होगा, तो उसकी बॉडी का यही एक सेल है, सिर्फ एक ये सेल है, कुछ और नहीं होगा। और क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है कि नहीं? अरे है यार, मना मत करना। क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब क्या? कि इसका जो सेल होगा ना, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा। तो थोड़ी सी शर्म करो और क्या करो, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी बनाओ। ऐसे मत छोड़ देना कि न्यूक्लियस हमने बनाया नहीं है। नहीं बेटा, बनाओ, न्यूक्लियस भी बनाओ, ठीक है ना। तो ये क्या है? अपना प्यारा अमीबा। अमीबा की बॉडी का इकलौता वारिस है ना, अमीबा की बॉडी का इकलौता सेल ये वाला, और वो कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा। बाकी ये सब क्या पड़ा हुआ है? दिस इज ऑल साइटोप्लाज्म। ये क्या है बेटा? ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। इसमें ना कुछ कुछ ऐसे क्या बोलेंगे उनको, वेसाइकल्स भी होते हैं। कुछ कुछ ऐसे वेसाइकल्स भी होते हैं। मैम इन वेसाइकल्स में क्या होता है? बेटा इन वेसाइकल्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इनमें भरे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनमें भरे होते हैं क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये जो वेसाइकल्स है ना, जिनमें की डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। ये सब कुछ क्लास 9th की कहानी है, सब कुछ क्लास 9th की कहानी है। तो कुल मिलाकर के ये अमीबा है, उसका इकलौता बॉडी का सेल है जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा होगा। मैं सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं बना रही हूँ, जितनों की ज़रूरत है केवल उतने ही बना रही हूँ। यहाँ पर आपको कुछ वेसाइकल्स मिलेंगे। इन वेसाइकल्स में, वेसाइकल्स मतलब क्या? कुछ कुछ बोरे, वो होते हैं ना सुतली के बोरे, जिसमें कि वो गेहूं भर के आते हैं, वो वाले है ना। तो वेसाइकल्स मतलब क्या? कुछ बोरे। इन वेसाइकल्स में, या बोरे अच्छा नहीं लग रहा ना, तो वेसाइकल्स मतलब कि कुछ पॉकेट्स, अंग्रेजी वर्ड है ना। तो वेसाइकल्स मतलब क्या? कुछ पॉकेट्स। तो कुछ पॉकेट्स होते हैं जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। तो इन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरे हुए पॉकेट्स को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरे हुए पॉकेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइसोसोम्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि अमीबा को अपना खाना दिख गया, माइक्रोस्कोपिक। आप बोलोगे कि मैम ये तो दिख रहा है। माइक्रोस्कोपिक तो वो होता है जो माइक्रोस्कोप से दिखता है, तो ऐसे तो ये भी माइक्रोस्कोपिक है, ये भी दिख रहा है ना। वो तो एक्सप्लेन करना है इसलिए बता रही हूँ। तो अमीबा को उसका माइक्रोस्कोपिक फूड दिख गया। अब जो अमीबा है ना, उसकी जीभ ऐसी लपलपाई। आप बोलोगे कि मैम अमीबा की जीभ नहीं लपलपा सकती, क्यों? अरे एक ही सेल का तो ऑर्गेनिज्म है, कहाँ से जीभ आ जाएगी? उसके पास थोड़ी ना टंग होती है। तो खैर याद रखने के लिए रख लो याद कि जैसे ही अमीबा को उसका माइक्रोस्कोपिक फूड नजर आया, अमीबा को जैसे ही उसका माइक्रोस्कोपिक फूड नजर आया, अमीबा की जीभ ऐसी लपलपाई कि यार कुछ भी हो जाए, मुझे मतलब कि मैं नहीं, अमीबा ये सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, अमीबा ये सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, मुझे तो ये माइक्रोस्कोपिक फूड खाना ही खाना है। अब अमीबा बोलेगा इस माइक्रोस्कोपिक फूड से, आना इधर आ।
तो माइक्रोस्कोपिक फूड भी बोलेगा पागल समझा है क्या, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास, मुझे पता है कि तुम क्या करोगे। हो सकता है कि ये कौन हो, ये हो बैक्टीरिया, ये हो एक बैक्टीरिया, है ना। तो अमीबा ने जैसे ही देखा अपने माइक्रोस्कोपिक फूड को, बैक्टीरिया को, उसने बोला कि आज तो मस्त जो है ना मेरा लंच टाइम होगा। उसने बुलाया बैक्टीरिया इधर आना जरा। तो बैक्टीरिया बोलेगा कि गधा समझा है क्या, मेरे को पता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम तो मुझे गबच लोगे, तुम तो मुझे खा लोगे, अपना लंच टाइम बना लोगे, मैं नहीं आ रहा। अमीबा को आई गुस्सा कि ये बदतमीज देखो, मेरे को लगी भूख और ये आ नहीं रहा, अब वो तो आएगा नहीं, फूड तो आएगा नहीं चल के, अमीबा को ही जाना पड़ेगा। अब अमीबा के पास हमारे जैसे पैर तो होते नहीं है कि हमें पता है कि किचन में जो ना चिप्स पड़े हुए हैं, किचन में कुरकुरे पड़े हुए हैं, 10 रुपए के तुरतुरे किचन में कुरकुरे पड़े हुए हैं, तो हम जो है ना उठे, अपने पैरों पर चल कर के गए, किचन से कुरकुरे का पैकेट उठाया और दोबारा से आकर के बैठ गए और खाने लग गए। अमीबा के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? अरे अमीबा के पास पैर नहीं है। मैम क्यों नहीं है? अरे यूनिसेलुलर है ना ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, तो एक ही सेल से तुम क्या क्या बनवा लोगे, जीभ बना लोगे या पैर बनवा लोगे, कुछ नहीं बन सकता एक सेल से। तो अमीबा को गुस्सा तो बहुत आ रही है कि मुझे तो, मैं क्या करूं, मुझे तो जो ना इसको खाना ही है, कैसे खाऊं। तो अमीबा की ये जो मेम्ब्रेन है और ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये अमीबा का साथ देते हैं। अमीबा की मेम्ब्रेन और उसका साइटोप्लाज्म अमीबा का साथ देते हैं कि अमीबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैम कैसे साथ देते हैं? तो अमीबा अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे पटकता है, अमीबा अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे पटकता है। अब पटकने का मतलब ये नहीं है कि साइटोप्लाज्म जो है वो मेम्ब्रेन से बाहर ही निकल आए ना, अमीबा को कुछ तो करना है ताकि वो फूड के नज़दीक पहुंच जाए, फूड को खा सके, अपने माइक्रोस्कोपिक फूड को। वो तो आएगा नहीं चल के अमीबा के पास, तो अमीबा को ही कुछ करना पड़ेगा। तो अमीबा क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे फेंकता है, ऐसे पटकता है। अब फेंकने का मतलब ये नहीं कि साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाता है ना, मैंने क्या बोला कि अमीबा का साइटोप्लाज्म और उसकी मेम्ब्रेन अमीबा का साथ देती है कि अमीबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमीबा ने कैसा संघर्ष किया कि अमीबा ने अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे फेंका, तो जब साइटोप्लाज्म को फेंका तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ मेम्ब्रेन भी फीकी। ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म निकल करके भाग गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ऐसा नहीं होता। अमीबा ने जैसे ही संघर्ष किया, जैसे ही अपना साइटोप्लाज्म फेंका, साइटोप्लाज्म के साथ जो मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म के साथ जो मेम्ब्रेन है वो भी आई। तो कुछ इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा रब करूंगी, ठीक है ना, ये देखो, हाँ ठीक है। अरे ड्राइंग थोड़ी सी मैडम की कमज़ोर है, माफ़ करना। तो अमीबा ने क्या करा, अमीबा ने अपना साइटोप्लाज्म ऐसे फेंका कि ये क्या है बेटा, अमीबा का साइटोप्लाज्म है, ये पूरा क्या है, ये अमीबा का साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। तो अमीबा ने अपना साइटोप्लाज्म फेंका, ये तो साइटोप्लाज्म के साथ जो मेम्ब्रेन है वो भी गई। तो मैम इससे क्या हुआ बेटा, इससे ये हुआ कि ये क्या बन गया, इसका नकली पैर बन गया, मेरी एक टांग नकली है ठीक है ना, ये क्या बन गया, इसका नकली पैर बन गया, मतलब कि ये इसका फॉल्स फुट बन गया, फुट नहीं फुट ठीक है ना, ये क्या बन गया, इसका फॉल्स फुट बन गया, यानी कि नकली पैर बन गया। अब क्या होगा, इस नकली पैर, केवल एक नकली पैर के सहारे तो ये चल नहीं सकता। अब क्या होगा, ये अमीबा अपने साइटोप्लाज्म को और फेंकेगा, फेंकने की हद देखो, ये अमीबा अपने साइटोप्लाज्म को और फेंकेगा, ये देखो, तो एक और नकली पैर बन गया बेटा, देखो एक और नकली पैर बन गया। तो ये दोनों ही मिलके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फॉल्स फीट, नकली पैर अमीबा के। ये कोई असली पैर नहीं है हमारे जैसे ना, ये नकली पैर है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं। और बायोलॉजी की भाषा में इन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या पोडिया, सूडोपोडिया।
पोडिया मतलब कि पैर होता है, पोडिया मतलब कि पैर होता है, सूडो मतलब कि फॉल्स होता है। तो फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया, नकली पैर क्या करता है, अरे पीछे का तो गायब ही हो गया रे, ठीक है ना। अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने नकली पैर बनाता है कि किसी तरीके से मैं चलूं तो, और इन्हीं नकली पैरों के सहायता से, इन्हीं फॉल्स फीट, इन्हीं सूडोपोडिया के सहायता से अमीबा क्या करता है, ऐसे आगे बढ़ जाता है। जैसे कि देखो मैं अमीबा हूं, मैंने फेंका अपना ये साइटोप्लाज्म, तो साथ में साइटोप्लाज्म के साथ में मेम्ब्रेन भी गई है। फिर मैं कौन हूं, अमीबा हूं, मैंने फेंका अपना साइटोप्लाज्म, साथ में मेम्ब्रेन भी फेंकी। फिर मैंने फेंका अपना दूसरा साइटोप्लाज्म, मतलब कि एक और बार फेंक दिया मैंने अपना साइटोप्लाज्म, तो ये दोनों क्या बन गए हैं मेरे, एक ये क्या बन गए मेरे, ये नकली पैर, फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया। अब मैं क्या करूंगी, इन्हीं फॉल्स फीट, इन्हीं सूडोपोडिया के सहायता से मैं आगे बढ़ूंगी, ये ठीक है ना। मैडम डांस नहीं कर रही है, तुम लोग मजाक मत बनाना, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अमीबा चलता कैसे है ना। तो इससे हो क्या रहा है, अरे बधाई हो, अपना जो अमीबा है वो मूव करने लगा, उसमें लोकोमोशन होने लगी। क्या होने लगी, लोकोमोशन। तो ये जो सूडोपोडिया है भाई, पैरों का जो इस्तेमाल है वो इंसान क्यों करता है, चलने के लिए ना। तो अमीबा ने भी जो अपने नकली पैर बनाए हैं, फॉल्स फीट बनाए हैं, सूडोपोडिया बनाए हैं, उसका वो इस्तेमाल कैसे करेगा, चल करके, यानी कि मूव करके, यानी कि लोकोमोशन करके। ना सिर्फ लोकोमोशन बल्कि यही सूडोपोडिया अभी अमीबा को उसका फूड भी दिलाने वाले हैं। आई बात समझ में। तो अमीबा ने क्या करा बेटा, जैसे ही देखा अपना माइक्रोस्कोपिक फूड की, आहा आज तो पार्टी होगी, कैसे, वो तो आएगा नहीं चल के अमीबा के पास, अमीबा ही अपना साइटोप्लाज्म फेंकेगा। साइटोप्लाज्म फेंका तो साथ में जो मेम्ब्रेन है वो भी फेंकेगी। ऐसा नहीं कि साइटोप्लाज्म जो ना मेम्ब्रेन छोड़ के बाहर निकल आएगा ना, साइटोप्लाज्म फेंका तो मेम्ब्रेन भी फेंकी, फिर से फेंका तो फिर से मेम्ब्रेन भी फेंकी। ये क्या बन गए, दोनों फेंके हुए साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन क्या बन गए, दोनों फेंके हुए साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन क्या बन गए, नकली पैर यानी कि फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया। अब इन्हीं फॉल्स फीट के सहायता से, इन्हीं सूडोपोडिया की सहायता से अमीबा आगे बढ़ेगा, फिर फेंकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर फेंकेगा, फिर आगे बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया। मैम ठीक है, अब क्या, अब अल्टीमेटली जो अपना अमीबा है, थोड़ा सा इसको रब करेंगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो अपना अमीबा है वो कहां पहुंच गया है, देखो अपना जो अमीबा है, इसको भी हटाओ, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो अपना अमीबा है, अरे यार रुक जाओ, जो अपना अमीबा है ना वो कहां पहुंच गया है, देखो अपने फूड के पास पहुंच गया है, उसी फूड के पास जिसका अमीबा को बेसब्री से इंतजार था कि मैं कब इसको पकड़ करके खा जाऊं। तो अपने फॉल्स फीट यानी कि अपने सूडोपोडिया के सहायता से अमीबा मूव करने लगता है, वो लोकोमोशन करता है, और लोकोमोशन करते करते कहां पहुंच जाता है अमीबा, अपने फूड तक पहुंच जाता है, अपने माइक्रोस्कोपिक खाने तक पहुंच जाता है। ठीक है मैम, अब क्या होगा, अब जो है घेराव शुरू होगा। घेराव वो देखते ना अपन पिक्चर में, मूवीज में, कि हीरो है, एकदम क्लाइमैक्स चल रहा है, और हीरो जो है, हीरो को चारों तरफ से जो गुंडे होते हैं वो घेर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है। रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है ना। ये जो बैक्टीरिया है, मतलब ये जो फूड है, अरे यार पूरा ही मिट गया, रजिया गुस्सा हो गई। अरे हाँ, ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा रब करती हूँ, ठीक है ना। ये जो है ना, ये, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ ये देखो, ये जो है अपना फूड, ये जो अपना फूड है, मतलब अपना नहीं अमीबा का, ये जो अमीबा का फूड है, कौन सा, माइक्रोस्कोपिक फूड है जो अमीबा का। ये माइक्रोस्कोपिक फूड आप बोल सकते हो कि इसी को तो खाना है, अमीबा को, है ना। तो अब इसी माइक्रोस्कोपिक फूड को घेरा जाएगा।
रजिया गुंडों में फंस गई, रजिया को गुंडों ने घेर लिया। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक फूड है ना, ये भी क्या है, रजिया है। शी इज रजिया, शी इज रजिया, ठीक है ना। क्या होगा, इसको, इस रजिया को सारे गुंडे घेर लेंगे। मैम गुंडे कहाँ से आएंगे, ये सूडोपोडिया जो आपको दिख रहा है ना, यही सूडोपोडिया क्या करेंगे, फूड को घेर लेंगे। मैंने क्या बोला कि अब जो है अमीबा खाने के पास तो पहुंच गया, जो अमीबा है ना बेटा वो खाने के पास तो पहुंच गया। अब खाने के पास पहुंच करके अमीबा क्या करेगा, खाने को घेरेगा। अब होगा घेराव। कैसे होगा घेराव, तो ये जो खाना है, ये जो फूड है, ये जो फूड है ना, इसको दोनों ही सूडोपोडिया ऐसे घेरेंगे कि आजा 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 आजा। इस खाने को ये दोनों ही सूडोपोडिया, इस खाने को दोनों ही सूडोपोडिया ऐसे घेरेंगे, ऐसे देखो ऐसे घेर रहे हैं, ठीक है ना। मैम फिर क्या होगा, अभी और देखो, अभी और देखो, ऐसे घेरा और घेरते जाएंगे और घेरते जाएंगे। ये देखो घेरते जा रहे हैं, ये ऐसे घेरा और घेरते जाएंगे, ये देखो और ऐसे घेरते जाएंगे, और देखो और ऐसे घेरते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, ये दोनों ही आपको जो सूडोपोडिया दिख रहे हैं ना, इनकी जो आपको मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही हैं, देखो एक सूडोपोडिया ये, एक सूडोपोडिया ये वाला और दूसरा ये वाला, है ना। एक पैर ये, एक पैर ये, तो दोनों ही पैरों की जो मेम्ब्रेन्स है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब अमीबा अपना साइटोप्लाज्म फेंकता है ना, तो ना सिर्फ साइटोप्लाज्म आगे आता है बल्कि साइटोप्लाज्म के साथ मेम्ब्रेन भी आगे आती है। तो सूडोपोडिया आप बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं। सूडोपोडिया क्या है बेटा, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, कि साइटोप्लाज्म की क्या बनती हैं, प्रोसेसेस बनती हैं, प्रोजेक्शंस बनते हैं, जिनमें कि सेल मेम्ब्रेन भी होती है, मेम्ब्रेन भी होती है बाकायदा। ये मत सोचना कि मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ जो है ना साइटोप्लाज्म ना। तो ये जो दो नकली पैर बने हैं, ये नकली पैर क्या कर रहे हैं, खाने को ऐसे घेर रहे हैं, ऐसे घेर रहे हैं, ठीक है ना, घेर तो लिया खाने को। अब एक हद के बाद क्या होगा, इन दोनों ही पैर यानी कि इन दोनों ही जो सूडोपोडिया है, इनकी मेम्ब्रेन्स क्या हो जाएंगी, आपस में फ्यूज हो जाएंगी। आप देख सकते हो कि किस तरीके से घेराव चल रहा है। पहले सूडोपोडिया यहाँ थे, फिर इसके बाद में ये घेरते गए घेरते गए घेरते गए घेरते गए, और अल्टीमेटली क्या होगा, अब ये वाला सूडोपोडिया और ये वाला, इन दोनों ही सूडोपोडिया की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या होंगी, आपस में फ्यूज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, आपस में ऐसे फ्यूज हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से फ्यूज हो जाएंगी। ये देखो ऐसे फ्यूज हो जाएंगी। तो फ्यूज होने के बाद होगा क्या, फ्यूज होने के बाद ये होगा कि अल्टीमेटली जो माइक्रोस्कोपिक फूड है ना, वो अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया। सोचो ये एक सूडोपोडिया और ये एक सूडोपोडिया, यहाँ पे एक खाना पड़ा हुआ है, तो सूडोपोडिया ऐसे आया, ये वाला ऐसे आया, आया 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 आया, ठीक है ना। और अब क्या हुआ, दोनों ही सूडोपोडिया की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फ्यूज हो गई, तो जो खाना है वो अपने आप अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया कि नहीं आ गया, है ना। इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ, अरे रुको यहाँ पे, कुछ जो है ना आप बोल सकते हो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है कि दोनों ही जो सूडोपोडिया हैं उनकी मेम्ब्रेन्स क्या हो गई, फ्यूज हो गई, और जो ये खाना है, दिस इज व्हाट, दिस इज फूड, ये जो फूड है ये अल्टीमेटली अब कहाँ आ गया, अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया। ये क्या है बेटा, पूरा, ये पूरा अमीबा है। तो जो अमीबा है ना, इसकी बॉडी के अंदर अब फूड आ गया। ये जो अमीबा है इसकी बॉडी के अंदर अब फूड आ चुका है, और फूड भी कहाँ है, फूड है इस वैक्यूल के अंदर, एक पॉकेट के अंदर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो वो पॉकेट जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। अरे वो पॉकेट जिनमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। वो पॉकेट जिसमें कि खाना भरा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। तो ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। तो ना सिर्फ माइक्रोस्कोपिक फूड अमीबा की बॉडी के अंदर आया,
बल्कि फूड वैक्यूल के अंदर भी आ चुका है क्या, अमीबा। आई बात समझ में? तो ये हो गया क्या, इंजेक्शन। इंजेक्शन भाई, इंजेक्शन क्या होता है, खाने को बॉडी के अंदर लेना। खाने को बॉडी के अंदर लेना ही जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो ये बधाई हो, ये क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ है। और अमीबा की जो इंजेक्शन की प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं क्या, फेगोसाइटोसिस। 9th में पढ़ी होगी, मैंने ही पढ़ाई है। इसे हम बोलते हैं क्या, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। कि सेल के अंदर कुछ लिया गया है। क्या लिया गया है, खाना, इसलिए फेगोसाइटोसिस। ठीक है ना, इंजेक्शन हो गया, फेगोसाइटोसिस हो गया। मैम अब क्या करेंगे, अरे खाना आ चुका है तो अब इसका जो डाइजेशन है वो शुरू करो। मैम कैसे करेंगे डाइजेशन शुरू, इजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक पॉकेट है, ये एक पॉकेट है, ये एक पॉकेट है। इन पॉकेट्स में है क्या, इन पॉकेट्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, दीज ऑल आर लाइसोसोम्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं, है ना। अब अभी आप देख सकते हो कि ये जो अमीबा है, इसमें जो खाना है वो अभी मतलब बस आया ही है बॉडी के अंदर, है ना। जो खाना है वो अभी अमीबा की बॉडी के अंदर बस आया ही, जस्ट घुसा ही है। इसको थोड़ा सा बॉडी के अंदर तो और आने दो। गेस्ट आते हैं तो क्या आप उनको मेन गेट पर ही चाय नाश्ता करा देते हो क्या, नहीं। आपके घर के अंदर घुसते हैं, वो सोफे पे बैठते हैं, वो तब जाकर के उनको आप चाय देते हो, पानी देते हो, नाश्ता देते हो। ये तो नहीं कि बस वो अपने कार से निकले हैं, उतरे हैं और आपने दे दिया उनको क्या समोसा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो फूड है वो बस अमीबा की बॉडी के अंदर आया ही है, उसको थोड़ा सा और अंदर आने दो, साइटोप्लाज्म में और डीप में आने दो, है ना। जो फूड वैक्यूल बना है जिसके अंदर फूड है वो बस अभी अमीबा की बॉडी के अंदर आया ही है, उसको साइटोप्लाज्म में और डीप में आने दो। हमेशा ध्यान रखना कि गेस्ट आएंगे तो उनको सोफे पे बिठाओ, तब खिलाओ समोसा। ये नहीं कि बस वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, आपके गेट पे पहुंचे हैं और आपने उनके मुंह में ठूस दिया समोसा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस फूड वैक्यूल को, इस खाने को साइटोप्लाज्म में और डीप में आने दो, ठीक है। डीप में आने देंगे तो फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हो जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा मिटाती हूँ, ठीक है ना। ये तो पूरा ही मिट गया। ये लो, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अब फूड वैक्यूल आ चुका है और उसके अंदर का खाना आ चुका है। ये क्या है, फूड है और ये क्या है, फूड वैक्यूल, ठीक है ना। तो अब जो फूड वैक्यूल है ना वो अमीबा के साइटोप्लाज्म में और डीप में आ चुका है। मैम अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। ये आपको जो लाइसोसोम्स नजर आ रहे हैं ना, ये लाइसोसोम्स जाकर के चिपक जाएंगे, ये लाइसोसोम्स जाकर के चिपक जाएंगे इस फूड वैक्यूल में। ये क्या करेंगे लाइसोसोम्स, ये जाकर के फूड वैक्यूल के ऊपर चिपक जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये तो क्या बन गया, मिक्की माउस बन गया ना। तो जो लाइसोसोम्स हैं, जो पॉकेट्स हैं जिनमें की डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो फूड वैक्यूल के ऊपर जाकर के चिपक जाएंगे। ठीक है मैम, चिपक गए, अब क्या होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि लाइसोसोम्स में क्या भरे हुए हैं बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। लाइसोसोम्स में क्या भरे हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो जैसे ही फूड वैक्यूल अलोंग विथ फूड अमीबा के साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा और गहराई में आएगा, डीप में आएगा, जैसे ही फूड वैक्यूल अलोंग विथ फूड अमीबा के साइटोप्लाज्म की और गहराई में आएगा, डीप में आएगा, तो ये जो लाइसोसोम्स हैं ये क्या करेंगे, फूड वैक्यूल के ऊपर जाकर के चिपक जाएंगे। ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे बेटा, फूड वैक्यूल के ऊपर जाकर के चिपक जाएंगे। चिपक तो गए, अब क्या होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, तभी समझ में आएगा, वरना सब सर के ऊपर से निकलेगी। जैसे ही फूड वैक्यूल अलोंग विथ फूड अमीबा के साइटोप्लाज्म में गहराई में आता है, डीप में आता है, लाइसोसोम्स आएंगे और फूड वैक्यूल के ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे। ये देखो,
ये दोनों लाइसोसोम्स फूड वैक्यूल के ऊपर आकर के चिपक गए। इन लाइसोसोम्स में क्या भरे हुए हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। ये तड़प रहे हैं एंजाइम्स कि कोई हमसे डाइजेशन करवा ले। अब क्या होगा? फूड वैक्यूल और लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है वो हो जाएंगी फ्यूज। जैसे कि पहले क्या हो रहा था? पहले जो है आप बोल सकते हो कि जो दोनों सूडोपोडिया थे, जो दोनों पैर थे, नकली पैर, फॉल्स फीट, सूडोपोडिया, उनकी मेम्ब्रेन क्या हो रही थी? फ्यूज हो रही थी, है ना? कि खाने का घेराव हो गया, एक सूडोपोडिया दूसरा सूडोपोडिया, खाने का घेराव हो रहा है, खाने को घेरा जा रहा है ना? दोनों ही सूडोपोडिया क्या कर रहे हैं? खाने को घेर रहे हैं। और जब ऑलमोस्ट पूरा फूड घिर जाता है, अरे ये खाना, ये एक सूडोपोडिया, ये दूसरा, दोनों क्या कर रहे हैं? खाने को घेर रहे हैं। ऑलमोस्ट जब पूरा फूड घिर जाता है तो दोनों ही जो सूडोपोडिया हैं, उनकी जो टिप है, टिप पर जो मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाती है? ऐसी फ्यूज हो जाती है। दोनों ही पैरों की, दोनों ही सूडोपोडिया की टिप पर जो मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे फ्यूज हो जाती है, जिसके कारण जो फूड है वो वैक्यूल के अंदर आ जाता है। और वैक्यूल कहाँ रहता है? अमीबा की बॉडी के अंदर रहता है। अब ऐसा ही कुछ फ्यूजन मेम्ब्रेन्स का आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कि लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी? आपस में फ्यूज हो जाएंगी। लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन और फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन एंड फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन, आई रिपीट, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन एंड फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या होंगी? फ्यूज हो जाएंगी। कुछ ऐसे फ्यूज हो जाएंगी, ऐसे फ्यूज हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से। फिर मैम क्या होगा? जब मेम्ब्रेन्स फ्यूज हो ही गई हैं तो ये जो लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, ये आ जाएंगे कहाँ? फूड वैक्यूल के अंदर। ये पूरा षड्यंत्र क्यों चल रहा है, समझ में आया? ये पूरा षड्यंत्र इसलिए चल रहा है क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, उनको किसी तरीके से फूड के ऊपर अटैक करना है। लाइसोसोम्स के अंदर बेटा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनको किसी भी तरीके से फूड के ऊपर अटैक करना है। तो मैम अटैक कैसे होगा? अरे ऐसे ही होगा भाई, कि जैसे ही फूड वैक्यूल आया अलोंग विद फूड, अमीबा के साइटोप्लाज्म के डीपर सेक्शन में जो लाइसोसोम्स हैं वो आकर के चिपक जाते हैं फूड वैक्यूल के ऊपर। तो लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या होती हैं? फ्यूज हो जाती हैं। जैसे ही फूड वैक्यूल आया खाने को लेकर के अमीबा के साइटोप्लाज्म के, आप बोल सकते हो कि डीपर एरिया में, वैसे ही लाइसोसोम्स आए और चिपक गए फूड वैक्यूल के ऊपर। तो लाइसोसोम्स एंड फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन्स क्या होती है? फ्यूज हो जाती हैं। लाइसोसोम्स एंड फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? फ्यूज हो जाती हैं। और जहां मेम्ब्रेन्स फ्यूज हुई, एक तरह से आप बोल सकते हो कि अब जो लाइसोसोम्स है ना, ये फूड वैक्यूल के ही हिस्से बन जाते हैं। भाई देखो, लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल, लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन्स जैसे ही फ्यूज होती हैं तो दोनों ही लाइसोसोम्स एक तरीके से फूड वैक्यूल के ही हिस्से बन जाते हैं। देखो ना, देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों ही लाइसोसोम्स इसी फूड वैक्यूल के हिस्से हैं। ये दोनों ही लाइसोसोम्स, देखो ना, ऐसा लग रहा होगा आपको कि इसी फूड वैक्यूल के हिस्से हैं, है कि नहीं? क्योंकि मेम्ब्रेन्स क्या हो गई हैं इनके बीच की, फूड वैक्यूल और लाइसोसोम्स की क्या हो गई है? मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई है। तो ऐसा लगता है कि लाइसोसोम्स क्या हैं? इसी फूड वैक्यूल के हिस्से हैं। अब जो लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ घुस आएंगे? ये घुस आएंगे फूड वैक्यूल के अंदर।
लाइसोजाइम्स के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये घुस आएंगे फूड वैक्यूल के अंदर, और फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना पड़ा हुआ है उस खाने के ऊपर अटैक कर देंगे। और जहां अटैक हुआ, सीधी सी बात है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड के ऊपर अटैक करेंगे तो फूड क्या होगा, डाइजेस्ट ही तो होगा, कौन सी बड़ी बात है। तो फूड अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं क्या, डाइजेशन। आई मेरी बात समझ में? तो कुल मिलाकर के हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए। इंजेशन, अमीबा में जो इंजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो हमने ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। अब ये 3 छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं, इनमें तो कुछ नहीं रखा, मुद्दा इन्हीं का था। फर्स्ट 2 स्टेप्स ही जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। बाकी की जो 3 स्टेप्स हैं वो तो एकदम हलवा हैं, लड्डू हैं, यूँ बन जाएंगी। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि इंजेशन में क्या हो रहा है, डाइजेशन में क्या हो रहा है, कि जैसे ही फूड वैक्यूल अलॉन्ग विथ फूड अमीबा के साइटोप्लाज्म के डीपर सेक्शन में पहुंचा, डीपर एरिया में पहुंचा, लाइसोसोम्स आकर के चिपक जाते हैं फूड वैक्यूल के ऊपर। लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कि आपस में कांटेक्ट में होती हैं, ये नहीं कि ये वाली मेम्ब्रेन क्यों हो रही ना, अरे लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल, लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन्स जो कि आपस में कांटेक्ट में होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। तो दोनों ही जो मतलब जितने भी लाइसोसोम्स आकर के चिपके हैं ना, वो एक तरीके से फूड वैक्यूल के ही हिस्से बन जाते हैं। जैसे ही फूड वैक्यूल और लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन्स जो कि कांटेक्ट में आ रही हैं वो जैसे ही फ्यूज हुई तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं ना, फूड वैक्यूल के ही हिस्से बन जाते हैं। फिर लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ करके फूड वैक्यूल में घुस जाते हैं। लाइसोसोम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड वैक्यूल के अंदर आकर के घुस जाते हैं, और जहां फूड वैक्यूल के अंदर आए डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो सीधे अटैक करते हैं फूड के ऊपर, जिसके कारण अब फूड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्शन होता है, फूड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्शन होता है, जिसके कारण जो फूड है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं क्या, डाइजेशन की प्रक्रिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंजेशन और डाइजेशन दोनों ही आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं 3rd स्टेप के ऊपर, जो कि है अब्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की, कि मैम अब्जॉर्प्शन में क्या होता है। आसान है, समझाती हूँ, बस ध्यान से सुनते जाओ। इसके लिए एक बार फिर से मुझे बनाना होगा क्या, अमीबा। तो ये देखो मैंने बना दिया क्या, अमीबा। एक काम करते हैं ना, अमीबा का न्यूक्लियस भी बना ही लेते हैं, क्या जाता है। किसी ने मना तो किया नहीं है कि नहीं नहीं न्यूक्लियस नहीं बन सकता, अरे बन सकता है, बना दिया मैंने, ठीक है ना। ये देखो अमीबा का न्यूक्लियस भी हमने बना दिया। अब ये क्या है, ये है अमीबा का फूड वैक्यूल, है ना। ये क्या है, अमीबा का फूड वैक्यूल है। मैम इसके अंदर क्या है, अरे इसके अंदर है माइक्रोस्कोपिक फूड। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक फूड, ठीक है। लेकिन देखो बेटा ऐसा है कि डाइजेशन तक की तो कहानी हम पढ़ ही चुके हैं ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अमीबा के फूड वैक्यूल में जो खाना है उसका डाइजेशन हो चुका है। डाइजेशन तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं ना। इसका मतलब ये है कि अमीबा के फूड वैक्यूल में जो खाना है उसका डाइजेशन हो चुका है। तो अब इसको आप क्या बोलोगे, अब इसको आप बोलोगे डाइजेस्टेड फूड। क्या बोलोगे, डाइजेस्टेड फूड बोलोगे।
क्योंकि डाइजेशन हो चुका है। तो अब क्या बोलोगे? डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, ऐसा है कि माना कि फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना था, जो माइक्रोस्कोपिक फूड था, उसका डाइजेशन हो गया। हमने ये माना कि अमीबा के फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना था, जो फूड था, उसका डाइजेशन हो गया। और अब क्या बन गया? डाइजेस्टेड फूड बन गया। अब फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टेड फूड है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिंदगी भर डाइजेस्टेड फूड इस फूड वैक्यूल के अंदर ही रहेगा। ऐसा होता है क्या? देखो, अभी हमने ह्यूमन बीइंग्स में जो डाइजेशन है वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसके बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ऐसा मान लो, मानने में क्या जाता है, तुम लोग मानते ही तो नहीं हो, मान लो कि हमारी जो छोटी आंत है, मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें जो हमने खाना खाया था वो डाइजेस्ट हो गया। हमारी जो छोटी आंत है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो गया। तो आपको क्या लगता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, क्या अब वो जिंदगी भर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पड़ा रहेगा क्या? नहीं ना। जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्सॉर्ब किया जाएगा बॉडी के सेल्स में। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है बेटा जी, कि अमीबा में जो फूड वैक्यूल था, इस फूड वैक्यूल में माइक्रोस्कोपिक फूड था। फूड वैक्यूल में माइक्रोस्कोपिक फूड था जिसका डाइजेशन हो चुका है। तो अब इस फूड वैक्यूल में क्या है? अब इस फूड वैक्यूल में है डाइजेस्टेड फूड। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर ये डाइजेस्टेड फूड फूड वैक्यूल में ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डाइजेस्टेड फूड जिंदगी भर फूड वैक्यूल में ही पड़ा रहेगा। ना बेटा, वो बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलेगा। जो डाइजेस्टेड फूड है, या आप बोल सकते हो कि जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, है ना, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, अब वो बाहर निकलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इस डाइजेस्टेड फूड को ना मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। मैम क्यों? ऐसा क्यों? बेटा, डाइजेशन की प्रोसेस में होता क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसको सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तो तोड़ा जाता है ना। डाइजेशन में क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से पढ़ा होगा आपने कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल एंड स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है ना। डाइजेशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल एंड स्मॉल पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, डिवाइड किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो जो पार्टिकल था या जो फूड था, है ना, जो फूड था, ये फूड था, है ना, इसका क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। तो जाहिर सी बात है ये फूड टूटेगा सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, है कि नहीं? ये फूड था। अब जब इस फूड का डाइजेशन हो जाएगा तो ये फूड टूटेगा, इसका ब्रेक डाउन होगा। किस में? तो सिंपल एंड स्मॉल पार्टिकल्स में। तो इसीलिए यहां पर देखो, अब मैंने क्या करा है, सिंपल एंड स्मॉल फूड पार्टिकल्स ड्रॉ कर दिए हैं। लिख भी देती हूं, सिंपल एंड स्मॉल फूड पार्टिकल्स। ठीक है, और बीच बीच में मैं कुछ
काला काला भी ड्रॉ करूंगी। मैम ये काला काला क्या है? चलेगा, पता चलेगा। अरे थोड़ा सा रुको तो, सब्र तो करो, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डाइजेस्टेड फूड है या जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे से स्मॉल सिंपल फूड पार्टिकल्स हैं, ये ज़िंदगी भर फूड वैक्यूल में नहीं रहेंगे, ये बाहर निकलेंगे। बाहर कैसे निकलेंगे? तो फूड वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करते हुए निकलेंगे। अरे फूड वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ना, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए निकलेंगे कौन? ये डाइजेस्टेड सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स। और उसे हम क्या बोलेंगे? भाई मेम्ब्रेन से होते हुए निकल रहे हैं, तो कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे निकलेंगे? डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल आएंगे। और बाहर कहाँ आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। मैम साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा? अरे साइटोप्लाज्म इन्हें अब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या। देखो हमारे पास इतने सारे बॉडी सेल्स होते हैं, तो हमारे बॉडी सेल्स में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अमीबा के पास तो ले दे करके एक ही सेल है, तो उसी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या जो उनमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे? अब्जॉर्ब हो जाएंगे। मेरी बात बेटा आ रही ना समझ में? कि जो फूड वैक्यूल था उसमें खाना डाइजेस्ट हो गया था। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल टूटता है सिंपल एंड स्मॉल फूड पार्टिकल्स में। तो जो अब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं सिंपल एंड स्मॉल, वो ज़िंदगी भर फूड वैक्यूल में नहीं रहेंगे, वो बाहर निकलेंगे। बाहर कैसे निकलते हैं? तो फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके निकलते हैं। फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन। तो जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, आई रिपीट, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो फूड वैक्यूल से बाहर निकलेंगे, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके निकलेंगे, उसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन। और कहाँ आ जाएंगे? तो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म में ही आकर के ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो उसी को हम बोल देते हैं क्या? अब्जॉर्प्शन। आई बात समझ में? इसीलिए कहा था बहुत सिंपल सा है, आ जाएगा समझ में, आया होगा। मुझे गारंटी है, मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये हुआ क्या? अब्जॉर्प्शन। अब एक काम करते हैं ना, अब्जॉर्प्शन की जो कहानी होती है, जो हमें लिखनी पड़ती है, वो भी हम एक बार रीड कर ही लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है। ये तो इंजेक्शन है, डाइजेशन, ये रहा। इन दिस प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, है ना, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, या आप उनके न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हो, ये सेल के साइटोप्लाज्म में जा करके अब्जॉर्ब हो जाते हैं, लीविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स। अब ज़रा देखना, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया था, है ना, इस फूड वैक्यूल में मैंने कुछ रेड डॉट्स बनाए थे और साथ ही साथ मैंने कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स भी बनाए थे। इस फूड वैक्यूल के अंदर मैंने कुछ ब्लैक और कुछ रेड कलर के डॉट्स बनाए थे। रेड कलर के डॉट्स क्या थे? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। रेड कलर के डॉट्स क्या थे बेटा जी? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे, जो कि सब के सब कहाँ आ गए हैं? फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूजन के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ गए। कहाँ आ गए हैं? साइटोप्लाज्म में आ गए हैं। तो पीछे क्या छूट जाएगा? पीछे छूट जाएंगे काली काली आंखें, ये काले काले डॉट्स छूट जाएंगे। जो रेड कलर के डॉट्स थे बेटा जी, वो क्या थे? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे, जो कि फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन को डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस करके बाहर निकल आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और वहां जाकर के अब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन पीछे कौन रह जाएंगे? ब्लैक कलर के डॉट्स। मैम ये ब्लैक कलर के डॉट्स हैं क्या? अरे बेटा जी, ये ब्लैक कलर के डॉट्स और कुछ नहीं, ये हैं अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया। पीछे तो वही छूटेंगे ना जो डाइजेस्ट हो नहीं पाए। देखो, जो डाइजेस्ट हुए थे वो तो बाहर निकल आएंगे डिफ्यूजन से, साइटोप्लाज्म से, मतलब साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे।
जो पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो चुके थे, लेकिन जो नहीं हो पाए वो तो अभी भी फूड वैक्यूल के अंदर ही रहेंगे ना। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं, अरे ये सारे हैं अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। ये सारे क्या हैं, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं। आई मेरी बात समझ में? तो कुल मिलाकर के यहां पर यही चीज लिखी गई थी क्या, कि इन दिस प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, है ना, वो क्या करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो फूड वैक्यूल से बाहर निकलेंगे, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे डिफ्यूजन से और आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आकर के अब्जॉर्ब हो जाएंगे। पीछे कौन छूट जाएंगे, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स छूट जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। जो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अमीबा ने ओवर ईटिंग कर ली है, तो जो एक्सेस फूड होगा ना वो ग्लाइकोजन और लिपिड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये हुआ थर्ड स्टेप। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, जो कि है एसिमिलेशन। में एसिमिलेशन क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आए हैं साइटोप्लाज्म में, जो अब्जॉर्ब हो चुके हैं, उन्हीं अब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स में से, उन्हीं अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी निकाली जाएगी। भाई ये जो पूरी कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि मेन तो क्या है, एनर्जी चाहिए ना। भाई अमीबा को भी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करनी है, तो उन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए अमीबा को भी क्या चाहिए है, एनर्जी चाहिए है। तो एनर्जी तो चाहिए ही है ना, तभी तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस हुई है। अगर अमीबा को, फर्ज करो अगर अमीबा को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, तो वो काहे को जो है ना न्यूट्रिशन करता, नहीं करता। और हमको 5 स्टेप्स भी नहीं पढ़नी पड़ती। लेकिन अमीबा को एनर्जी चाहिए है क्योंकि उसको अपनी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करनी है, इसीलिए अमीबा न्यूट्रिशन की प्रोसेस करेगा जिससे कि उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो साइटोप्लाज्म में जितने भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हुए थे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हुए थे, उन सभी से क्या होगा, एनर्जी डिराइव की जाएगी और इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द अब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स। जो ऑलरेडी अब्जॉर्ब, देखो जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे वो तो फूड वैक्यूल में थे, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे वो तो फूड वैक्यूल में थे। जब वो बाहर आएंगे साइटोप्लाज्म में, तब वो अब्जॉर्ब किए जाएंगे, और जब वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो अब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स हैं उनसे एनर्जी जो है निकलवाई जाएगी। So assimilation is the process of obtaining energy from the absorbed food molecules. In amoeba, absorbed food molecules are utilized for producing the energy required to carry out different life processes within the cell. तो अमीबा में भी आप बोल सकते हो कि जो absorbed food particles हैं, है ना, अमीबा में भी जो absorbed food molecules हैं, दूसरा कलर लूँ क्या, अमीबा में भी जो अब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, काहे के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को विद इन द सेल परफॉर्म किया जा सके। ठीक है ना। तो ये भी बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। ये एसिमिलेशन मतलब क्या, एसिमिलेशन में बेटा बस इतना ही होता है कि वो फूड पार्टिकल्स जो कि डाइजेस्ट हो चुके थे, जो कि फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ चुके थे, है ना, वो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो कि फूड वैक्यूल से बाहर आ चुके थे, उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर कहाँ आ चुके थे, साइटोप्लाज्म में आ चुके थे। साइटोप्लाज्म में आकर के उनका अब्जॉर्प्शन हो चुका था। अरे डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल में थे, फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो बाहर निकले, कहाँ आए, साइटोप्लाज्म में आए। साइटोप्लाज्म में आकर के क्या हुआ, उनका अब्जॉर्प्शन हुआ। तो अब जो अब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स हैं बेटा जी, जो अब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में,
उन्हीं से एनर्जी निकलवाई जाएगी, उन्हीं अब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स को यूटिलाइज किया जाएगा। अब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स को यूटिलाइज किया जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ताकि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस विद इन द सेल परफॉर्म की जा सके। अब एक लास्ट स्टेप, इजेशन। क्या करेगा अमीबा? वापस आते हैं, यहां देखो, पीछे पीछे पीछे, हाँ, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इजेशन की। बेटा जी, इजेशन में क्या होगा? जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया, जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो कभी असिमिलेट नहीं हो पाया, उसका जो अमीबा है वो अचार तो डालेगा नहीं। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स मैंने आपको बताए थे, ये ब्लैक कलर के डॉट्स क्या थे? फूड वैक्यूल के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। तो जिन फूड पार्टिकल्स का कभी डाइजेशन हो ही नहीं पाया, वो कभी अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे, और अगर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो वो कभी असिमिलेट भी नहीं हो पाएंगे, उनसे कभी एनर्जी भी ऑब्टेन नहीं की जा सकेगी। तो ऐसे जो थर्ड क्लास अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, जिनसे ना कभी एनर्जी निकल सकती है, ना ये अब्जॉर्ब हो पा रहे हैं, ना ये असिमिलेट हो पा रहे हैं, तो ऐसे जो थर्ड क्लास अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, इनका अमीबा अचार नहीं डालेगा। अमीबा इनको गेट आउट कर देगा, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। इंजेशन मतलब कि बॉडी के अंदर खाना लेना। इंजेशन मतलब कि बेटा, इंजेशन और इजेशन दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, कृपा करके इनको मिला मत देना। इंजेशन मतलब क्या होता है? फूड को बॉडी के अंदर लेना, और इजेशन मतलब क्या होता है कि खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, अनअब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स, उनको बॉडी से बाहर निकाल देना। कि भाई, जिन फूड पार्टिकल्स का कभी डाइजेशन हो ही नहीं पाया, इनको अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए, इनको एसिमिलेट ही नहीं कर पाए, इनसे एनर्जी ही नहीं निकलवा पाए, तो इनका हम क्या करेंगे? अचार नहीं डालेंगे, इनको बाहर निकाल देंगे बॉडी के। तो बाहर जो निकाला जा रहा है किसको? बाहर जो निकाला जा रहा है बॉडी के, किसको? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? व्हाट? इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बॉडी के बाहर जो निकालने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। मैम ये कैसे होगा? आसान है, देखो यहाँ पे फ्यूजन मेम्ब्रेन्स की जो फ्यूजन की प्रोसेस है वो आपको याद है कि नहीं है? अरे याद होनी चाहिए, अभी तो बताई थी मैंने आपको कि जैसे कि बीच में ये खाना है ना, बीच में ये खाना है, प्लाज्मोडियम सूडोपोडिया है ना, बीच में क्या है? खाना है, फूड है, माइक्रोस्कोपिक फूड है। सूडोपोडिया आ रहा, दोनों ही सूडोपोडिया, जब देखो बीच में खाना है ना, तो एक सूडोपोडिया यहाँ से आया, दूसरा यहाँ से आया, दोनों ही सूडोपोडिया कर क्या रहे हैं? खाने को घेर रहे हैं। जब खाना अच्छी तरीके से, जब फूड अच्छी तरीके से दोनों ही सूडोपोडिया से घिर जाएगा, तो दोनों ही सूडोपोडिया की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं, जिसके कारण जो खाना है वो अल्टीमेटली अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाता है, वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये पूरा अमीबा था, बीच में क्या है? ये देखो खाना है ना, बीच में देखो ये खाना कैसे डांस कर रहा है, जिंदा है ना, जिंदा है। तो बीच में क्या है? ये खाना है, ये पूरा क्या है? अमीबा है। ये क्या है? एक सूडोपोडिया है। ये क्या है? ये दूसरा सूडोपोडिया है ना। अरे ये एक सूडोपोडिया, ये दूसरा सूडोपोडिया, ये दोनों ही सूडोपोडिया करते क्या है? दोनों ही सूडोपोडिया खाने को ऐसे जा करके घेरते हैं। जब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खाना दोनों सूडोपोडिया घेर लेते हैं, उसके बाद में इन दोनों ही सूडोपोडिया की जो टिप की मेम्ब्रेन होती है, दोनों ही सूडोपोडिया की
टिप की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली खाना कहाँ जाता है, अमीबा की बॉडी के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। तो मेम्ब्रेन का जो फ्यूजन है, मेम्ब्रेन्स का जो फ्यूजन है वो आपको याद होना चाहिए। लाइसोसोम जो हमारे, हाँ, जो लाइसोसोम्स है हमारे, वो भी तो अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो खाने तक ऐसे ही तो पहुंचा रहे थे, जो लाइसोसोम्स है ना बेटा, वो भी तो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने तक ऐसे ही पहुंचा रहे थे कि लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, लाइसोसोम्स एंड फूड वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोड़ देते हैं फूड वैक्यूल में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ देते हैं फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में क्या है, खाना है। तो जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं फूड वैक्यूल में, सीधे से क्या करते हैं, खाने के ऊपर अटैक करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो मेम्ब्रेन्स का फ्यूजन आपको याद रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ऐसा ही मेम्ब्रेन का एक फ्यूजन होने वाला है जिससे कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है ना, ये बॉडी के बाहर जाएंगे। कैसे? अब ये जो आपको वैक्यूल दिख रहा है ना, अब ये सिंपल क्या हो गया है, ये सिंपल एक वैक्यूल है। मैम सिंपल सा वैक्यूल क्यों है? क्योंकि बेटा अब तो इसमें खाना रहा ही नहीं ना, अब तो कोई खाना रहा ही नहीं। खाना था इनिशियली, ये फूड वैक्यूल ही था, इसमें खाना ही था, लेकिन खाने का क्या हो गया है, डाइजेशन हो गया है। जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ चुके हैं साइटोप्लाज्म में, उनका अब्जॉर्प्शन, उनका असिमिलेशन सब हो चुका है। अब इस वैक्यूल में क्या है, अब इस वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं। अब इस वैक्यूल में क्या है बेटा, अब इस वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं। तो अब आप इसको सिंपल सा क्या बोल सकते हो, एक वैक्यूल बोल सकते हो। अब क्या होगा, अब ये वैक्यूल आगे आएगा, अब ये वैक्यूल आगे आएगा 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 और कहाँ आएगा, मेम्ब्रेन तक आ जाएगा, है ना। ये फूड वैक्यूल क्या होगा, मेम्ब्रेन तक आ जाएगा। फूड वैक्यूल बेटा जी, फूड मतलब सिंपल जो अपना वैक्यूल है ना, ये वाला जो वैक्यूल है जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, यही वाला वैक्यूल आगे आएगा। ये वैक्यूल जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, यही वाला वैक्यूल क्या होगा, ऐसे खसक खसक के आगे आएगा। आगे कहाँ, मेम्ब्रेन तक आ जाएगा। अब पता है क्या होगा, इस वैक्यूल और ये जो मेम्ब्रेन है, दोनों ही मेम्ब्रेन्स, अरे इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन, इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या होंगी, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, जिसके कारण पता है क्या होने वाला है, जिसके कारण देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था ना, वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा अमीबा की बॉडी से। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे भी देखो मेम्ब्रेन्स का फ्यूजन ही इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ फिर से बताई थी कि मेम्ब्रेन्स का फ्यूजन आपको याद रखना होगा कि ये वाला सिंपल सा एक वैक्यूल जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे, यही वैक्यूल आगे बढ़ेगा और कहाँ आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएगा। यही वाला वैक्यूल जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे, यही वैक्यूल आगे बढ़ेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएगा। फिर इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज हो जाएंगी। फ्यूज होने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे ना, वो सारे के सारे अमीबा की बॉडी के बाहर आ जाएंगे और इसी को हम बोलते हैं क्या, इजेशन। आ गई बात समझ में? चलो तो एक बार जरा देख लेते हैं लिखा क्या गया है। द पोर्शन ऑफ फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल। खाने का वो वाला पोर्शन जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया है, असिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया है, वो फूड वैक्यूल के अंदर ही रहता है, ये तो हमको पता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
is called elimination of undigested food and it is called digestion. तो जो undigested, unabsorbed, unassimilated food है वो तो फूड वैक्यूल के अंदर ही रहेगा, फिर यही अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी के बाहर फेंका जाएगा और इसी को हम बोलते हैं क्या, डाइजेशन. तो डाइजेशन, एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन सब हो गया है. डाइजेशन भी एक बार हम देख ही लेते हैं, ये हमने शायद रीड नहीं करा था, देख लेते हैं. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द इनसॉल्युबल लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्युबल एंड माइन्यूट मॉलिक्यूल्स. जैसे कि मैंने बताया कि डाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होता है जिसको तोड़ा जाता है सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ये वही चीज़ है. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द इनसॉल्युबल एंड लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स. बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है सॉल्युबल माइन्यूट मॉलिक्यूल्स में. बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को, इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे सॉल्युबल क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है. As long as the food is in the food vacuole, it is not truly inside the body. जब तक digested food material या particles या molecules food vacuole के अंदर है, हम नहीं मानते हैं कि वो food particles क्या है, exactly body के अंदर है. मैम ये क्या बात हुई बेटा, जब तक कि digested food particles साइटोप्लाज्म में ना आ जाएंगे ना, तब तक हम मानते ही नहीं है कि वो truly body के अंदर है. It can be said to be actually within the body when it enters the cytoplasm by passing through the membrane of food vacuole. और हम सही मायनों में फूड पार्टिकल्स को, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर तभी मानेंगे जब वो फूड पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म में आ जाए. जब तक वो फूड पार्टिकल्स वैक्यूल में है तब तक हम मानते ही नहीं है कि ये असलियत में सही मायनों में बॉडी के अंदर है. मानेंगे तब जब वो कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में. दिस कैन ओनली अकर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन. इन अमीबा फूड वैक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड डीपर इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. द लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर देन ब्रोकन टू द सिंपलेस्ट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. तो इंजेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था. डाइजेशन हो गया, असिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, मतलब इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन सब हो गया. ये भी मैंने आपको पूरा रीड कर दिया था, है कि नहीं. ये एक सिंपल सा क्या है, डायग्राम है अमीबा का. मतलब इसमें दिखाया जा रहा है कि अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होती है ना. ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है. ठीक है, तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो. बहुत ही बेसिक डायग्राम है, आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो फूड है इसको पहले घेरा जा रहा है, घेराबंदी हो रही है ना. जो सूडोपोडिया हैं, जो फॉल्स फीट है, जो नकली पैर हैं, सूडोपोडिया क्या कर रहे हैं, फॉल्स फीट क्या कर रहे हैं, खाने को घेर रहे हैं, है ना. फिर इसके बाद में जो अल्टीमेटली खाना है वो बॉडी के अंदर आ गया, फूड वैक्यूल में आ गया, इंजेशन हो गया. फिर इसके बाद में क्या होगा, डाइजेशन होगा, फिर अब्जॉर्प्शन होगा, फिर असिमिलेशन हो गया और फिर अल्टीमेटली डाइजेशन हो जाएगा. सारी बेसिक स्टेप्स हैं, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो जी आज के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो हम स्टार्ट करेंगे. अमीबा में कैसी होती है वो हमने देख ली, है ना. अब हम बात करेंगे मतलब अगले अपने नेक्स्ट सेशन में ह्यूमन बींग्स की, कि उनमें कैसे होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस. तब तक आपने क्या करना है, अरे विजिट करना है आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com. कैसे करोगे, बस गूगल पे जाकर के टाइप करना है magnetbrains.com. जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज. मतलब एक टाइप करके सर्च करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी. जैसे ही आप उसको विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का. इस ऑप्शन में आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन पर जाना है. ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी मीडियम की भी पढ़ाई करवाता है ना, लेकिन मैं आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलूंगी, इसलिए आपको जाना है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन में. ठीक है ना, जहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर के
किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, सारी क्लासेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आपको मतलब होना चाहिए क्लास 10th से। तो जैसे ही आप क्लास 10th पर क्लिक करोगे ना, जैसे ही आपने क्लास 10th पर क्लिक किया है, वैसे ही आपको क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। फिजिक्स पूरा बना हुआ है, बायोलॉजी हमने शुरू किया है। तो कुछ इस तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके हम क्या कर सकते हो सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।